हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आशीष शर्मा, सीए आशीष शर्मा, और आज आपके सामने लाया हूँ इस अपनी सीए जर्नी और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से इस जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे करें, कौन कौन करे और कब करें। चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। मैंने सीए शुरू किया जब मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आप इसको 12th के बाद भी कर सकते हैं। 12th के बाद सीधा आप सीपीटी के लिए, जिसको आजकल फाउंडेशन के नाम से बोला जाता है, आप उसके लिए रजिस्टर करवाएं। इसके लिए पूरे देश में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यही सब कुछ करता है, आपके सारे एग्ज़ाम्स यही लेगा, आपको डिग्री, आपको सर्टिफिकेट यही देगा, और आपके लिए जितने भी एग्ज़ाम्स, स्टडी मटेरियल सब यही प्रोवाइड कराएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये कोई भी क्लास प्रोवाइड नहीं करता डायरेक्टली। आपको या तो बाहर से क्लास लेनी पड़ेगी या फिर उसके लिए अलग कोई क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि आईसीएआई खुद नहीं प्रोवाइड करेगा। उनकी कोई फैकल्टी या कोई सीए आपको बाहर प्राइवेट कोचिंग देगा। आप सबसे पहले सीपीटी के लिए 12th के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो 4 पार्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपीटी, आईपीसीसी, फिर ट्रेनिंग और फिर फाइनल। फर्स्ट पार्ट आपका है इस सीए कोर्स के लिए, सीए के लिए सीपीटी, जिसको फाउंडेशन बोला जाता है। इसमें आपके 3 पेपर होंगे, लॉ का, अकाउंटिंग का और एक लॉजिकल रीजनिंग का। आपको इसके लिए रजिस्टर करना होता है मई और नवंबर में। मई वाले स्टूडेंट्स आपके जून में अटैम्प्ट देंगे और नवंबर वाले दिसंबर वाला अटैम्प्ट देंगे। इसके बाद आप आईपीसीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इसके अंदर 50% एग्रीगेट मार्क्स और 40% इन ईच सब्जेक्ट मार्क्स लाते हैं। आईपीसीसी के लिए आपको 9 महीने सीपीटी क्लियर करने के बाद पढ़ना पड़ेगा। वो आप अपने आप पढ़ सकते हो या फिर आप किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको अपने सभी स्टडी मटेरियल, नोट्स प्रोवाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। उसके अपडेशन आपको उसकी वेबसाइट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI.org पे मिल जाती हैं। अगर आपको आईसीआई की कोई भी कोचिंग लेनी है, वो आप प्राइवेट टीचर्स से ले सकते हो, जो कि आजकल अलग अलग माध्यम से मिल जाती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे टीचर्स ने प्राइवेट अपनी ट्यूशन्स खोले हुए हैं, जो कि मोस्टली सीएज हैं, खुद सीए जो कर चुके हैं वो लोग आपको पढ़ाते हैं, आपको बेटर गाइड करते हैं और आपको आराम से क्लियर करने में मदद करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी, आपको खुद पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कोचिंग में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको इतना नहीं पढ़ा सकता जिससे आप पास हो जाओ। पास होने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग कोई मैंडेटरी नहीं है, आप उसके लिए खुद भी पढ़ सकते हो। इवन मैंने खुद 3 सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी, उसके अलावा सब मैंने सेल्फ किया है। इसके लिए आप अपने स्टडी मटेरियल को रेफ़र कर सकते हो। प्राइवेट टीचर्स की बुक्स मिल जाती हैं, जो कि थोड़ी समराइज्ड होती हैं। कई बार आईसीआई का मटेरियल काफ़ी लेंदी होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, एक एक कंसेप्ट बताया है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद 9 महीने की पढ़ाई के बाद आईपीसीसी दे सकते हो। आईपीसीसी में 2 पार्ट हैं, आईपीसीसी ग्रुप 1 और आईपीसीसी ग्रुप 2। इसको अब इंटरमीडिएट बोला जाता है। पहले आईपीसीसी में 7 पेपर होते थे, 4 पेपर फर्स्ट ग्रुप में और 3 पेपर सेकेंड ग्रुप में। अब आपके 4 पेपर फर्स्ट ग्रुप में हैं और 4 पेपर सेकेंड ग्रुप में है, यानी कि 8 पेपर हैं। आप इनको 2-2 करके दे सकते हो, 2 पार्ट्स में दे सकते हो। बेसिकली पार्ट 1 यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दे सकते हो, और आप इसको दोनों इकट्ठा भी दे सकते हो। आईपीसीसी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों इकट्ठे दे सकते हो। इकट्ठे देने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि अगर आपके पहले ग्रुप में 199 नंबर आए और दूसरे ग्रुप में 201 नंबर आए, दोनों का अगर आप टोटल करो तो हो जाता है 400, और पास होने के लिए आपको 400 चाहिए थे। वहीं अगर आपने ये ग्रुप अलग अलग दिया होता और आपके 199 मार्क्स आते और 201 अलग अलग आते, 199 वाला आपका फेल होता। तो आपको ये फ़ायदा हो गया आपको दोनों इकट्ठे देने में। तो आप इसको अलग अलग दे सकते हो, इकट्ठे दे सकते हो, अपने कैपेबिलिटी, अपनी मेहनत, अपनी शक्ति के अनुसार। ज़रूरी कुछ भी नहीं है कि आप दोनों इकट्ठे दो, ज़रूरी नहीं है आप दोनों अलग अलग दो। आपकी अपनी कैपेसिटी है, लोग अलग अलग भी देते हैं, इकट्ठे भी देते हैं। उसके बाद आईपीसीसी क्लियर होने के बाद आपका एक ग्रुप कोई भी क्लियर हो जाता है तो आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो, आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, उससे पहले आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है जीएमसीएस के नाम से, जो कि 15 दिन की होती है। एक आईटीटी की ट्रेनिंग होती है, अगेन 15 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं कुछ, वो भी मैंडेटरी ट्रेनिंग है। आपको जो आपकी 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उससे पहले करनी पड़ती है। आपकी जो
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 3 इयर्स की होती है। ये आप IPCC के किसी भी एक ग्रुप के बाद ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी CA फर्म को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है जो ऑलरेडी CA प्रैक्टिस में है। इसके लिए बहुत सारी CA फर्म्स ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होती हैं उसके लिए है बिग फोर्स, डेलॉयट, EY, KPMG। इन सब में आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो वो आपको रख लेते हैं। उसके लिए जनरली क्राइटेरिया होता है कि आपके दोनों ग्रुप इकट्ठे क्लियर हों और फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हों, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उन सब में चले जाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सबसे करने में आपको कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। उसमें आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी मिलेंगी। और हम इसके IPCC के बाद हमारा फाइनल का तैयारी शुरू हो जाती है। जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए और 3 साल की ट्रेनिंग चल रही है, उसी के दौरान आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ये फाइनल एग्ज़ाम भी सेम IPCC की तरह 4 और 4 पेपर होंगे। फाइनल के न्यू कोर्स में 4 पेपर फर्स्ट ग्रुप में और 4 पेपर न्यू सेकेंड कोर्स में होंगे। इसमें आपको फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर मिलेंगे और 5th, 6th, 7th, 8th मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपनी 3 साल की ट्रेनिंग के साथ ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको सुबह कोचिंग लेनी पड़ती है, शाम को कोचिंग ले सकते हो। बैचेस मिल जाते हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन आपको उसके लिए अलग अलग टीचर्स को देखना पड़ता है कि कौन सा टीचर अच्छा है। मैंने खुद फाइनल की सिर्फ 2 कोचिंग्स ली थी, बाकी सब मैंने सेल्फ किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और सुबह वहाँ से 4 बजे उठकर मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ती थी दिल्ली के लिए आने के लिए, और दिल्ली आकर मुझे फिर कोचिंग के लिए बैठना पड़ता था 3 घंटे। उसके बाद मेरी पूरा दिन 10 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक ट्रेनिंग चलती थी। फिर 7-8 बजे के बाद मुझे वापस सोनीपत जाना पड़ता था। इसी तरीके से हर CA का स्टूडेंट तैयारी करता है। अगर वो दिल्ली रहता है या उसकी कोचिंग आसपास है या उसकी ट्रेनिंग आसपास है तो उसका थोड़ा सा टाइम बच जाता है जिसमें वो अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर टाइम लगा सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट अपने कोचिंग के आसपास रहें, तो उससे उनका टाइम बच जाता है और वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हैं। एट द एंड आते आते मैंने भी यही किया और मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपसे आपके घर से या आपके इंस्टीट्यूट से आपकी घर बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो आप अपने उसी के आसपास कुछ टाइम के लिए PG ले लीजिए, कोई फ्लैट ले लीजिए, जो भी आपको सूट करता है वो लेकर वहाँ पर रहिए। उससे आपका टाइम बचेगा, आपके शरीर को टाइम मिलेगा और आप उसके टाइम में पढ़ सकते हैं। फाइनल का एग्ज़ाम ईजी नहीं होता, ये आप सबको पता है। CA इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप इतना उसको तवज्जो देते हैं। सब लोग पूछते हैं कि ये CA है, वाओ ये CA है। आप सब भी इस जानकारी को क्यों लेना चाहते हैं कि CA ऐसा क्या है कि हम सब भी करें। CA का साइन ही खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, तलवार की धार से ज़्यादा एक कलम की धार में ताकत होती है। इसी तरीके से एक CA के साइन में इतनी ताकत होती है कि अगर वो एक बैलेंस शीट साइन कर दे तो वो सही या गलत हो सकती है। अगर एक CA अपनी बैलेंस शीट पे लिख दे कि ये बैलेंस शीट सही तरीके से नहीं बनाई गई है तो उस कंपनी के ऊपर लाखों का जुर्माना हो सकता है, उसके डायरेक्टर्स को जेल तक हो सकती है। और अगर वहीं वो CA उसको सही प्रमाणित कर दे कि ये सही है, उसको ऑडिट करके उस पर साइन कर दे तो वो बैलेंस शीट प्रमाणित हो जाती है और उसको हर जगह ऑथेंटिक माना जाता है। कोई भी उस पर रिलाई कर सकता है। अगर आप लोन लेने जाते हो तो भी आपको एक CA के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस इंस्टीट्यूट आपको किसी को भी आके ये डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, इसलिए उसको थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। फाइनल का पेपर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करेगा। जो आपने 3 साल में सीखा अपनी ट्रेनिंग में, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ बीच में थोड़ी सी। मैंने फाइनल का जब पहला अटैम्प्ट दिया मैं फ़ेल हो गया था। मैंने जब पहला अपना पेपर दिया FR का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट पेपर, मुझे लगा मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर आपको अलग से एक डिटेल वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पर उसमें ये हुआ, मैं उस टाइम के लिए फ़ेल हो गया था। फिर जब मैं अगली रिवीजन के लिए, अगली बार के लिए पढ़ने बैठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पेपर था वो इतना मुश्किल नहीं था। बस ये था कि वो पेपर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, मैंने जैसे पढ़ा था वैसे नहीं थे। मैंने उन क्वेश्चन को पेपर में बैठ के समझा नहीं कि वो पूछना क्या चाहता है। आपको समझना पड़ेगा वो पूछना क्या चाहता है। पूछा वही होगा जो बुक में लिखा है, लेकिन उसको आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ के पूछा जाएगा कि अगर ABCD ने ऐसा कर दिया, अगर ABCD ने वैसा कर दिया तो आप क्या करोगे। तो उसमें आपको अपने प्रैक्टिकल जो आपने टेक्निक सीखी उसको और अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को कंबाइन करके पेपर में लिखना पड़ेगा। और जो एग्जामिनर है वो भी CA होता है,
तो वो भी आपकी नॉलेज को चेक करता है, ना कि आपके थ्योरेटिकल वर्ड्स पे जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एड ऑन होता है कि अगर आप अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 3 साल अच्छे से करो तो आप अपने एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छे से पास हो पाओगे। अब ये फाइनल की परीक्षा आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना टाइम लगा के पढ़ें। बच्चे 16-16 घंटे पढ़ते हैं तब भी पास नहीं होते, और बच्चे 8-8 घंटे पढ़ते हैं तब भी पास हो जाते हैं। पढ़ना तो पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, सबसे ज़रूरी। अगर आपका मन इधर उधर भटकेगा, फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है और आपकी बुक खुली हुई है, तो आप पास नहीं होगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की है तो ज़रूर पास होगे, आज नहीं तो कल। इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ अपनी तरफ से, जो कि पेड नहीं है, प्लीज़ उसको आप पेड ना समझें। मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। फाइनल की तो मैं अभी बता देता हूँ आपको, IPCC और फाउंडेशन के लिए भी मैं आपको लिंक में दे देता हूँ। फाइनल के लिए जो मैंने रेफ़र की थी मैं वो बता देता हूँ, बाकी मैं आपको रिकमेंडेड अलग अलग ऑथर्स की बुक्स बता दूंगा जिसको आप कन्वीनियंटली रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोकेशंस पे हो सकता है कि वो टीचर आपको ना मिले, उसकी बुक्स ना मिले, तो आप दूसरे टीचर को रेफ़र कर सकते हो। फाइनल में मैंने ग्रुप 1 में FR के लिए परवीन शर्मा सर की बुक्स रेफ़र की थी और उनकी कोचिंग भी ली थी। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोचिंग लो तो उनका वर्चुअल सेंटर होता है, वहाँ पे जाके कोचिंग ले सकते हो। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद आता है SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर 2 है फाइनल का। इसके लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन कुछ यूट्यूब पे वीडियोस रेफ़र की थी मयंक कोठारी सर की, और अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल और मयंक कोठारी सर की ही बुक्स रेफ़र की थी। तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी, और यूट्यूब पे उनके काफ़ी समरी नोट्स और वो सब मिल गए थे, तो मैंने उन्हीं से रेफ़र किया था क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। 3rd पेपर आता है आपका लॉ के लिए, और 4th पेपर आता है ऑडिट के लिए। 3rd पेपर मैंने लॉ का मुनीश भंडारी सर की बुक से रेफ़र किया था, उनके क्वेश्चंस पढ़े थे। 4th पेपर मैंने ऑडिट का पंकज गर्ग सर की बुक से पढ़ा था, सेल्फ किया था दोनों पेपर, लॉ भी और ऑडिट भी। उसके बाद आता है ग्रुप 2 5th पेपर। ये कॉस्टिंग का पेपर है जो कि काफ़ी चेंज हो गया है। पहले ये काफ़ी प्रैक्टिकल पेपर होता था, अब थ्योरेटिकल हो गया है काफ़ी हद तक, जो कि प्रैक्टिकल है बट वर्ड्स उसके थ्योरेटिकल है। मतलब आपको प्रैक्टिकली जाके चीज़ें करनी है और तभी आप उसको कर पाओगे। वो आपसे कहेगा कि आपने XYZ कंपनी में गए, उसकी आपने देखा कंपनी रोज़ प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, इस तरीके की प्रैक्टिकल चीज़ें पूछेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उसको साथ साथ समझना पड़ेगा वो क्या कहना चाहता है। इसके बाद आप, उसके लिए मैंने जो बुक्स रेफ़र की थी वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र किया था सिर्फ, और मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी उसके लिए। इसके बाद आता है 6th पेपर, जो कि न्यू कोर्स में इलेक्टिव पेपर है। उसके लिए आपके पास 6 पेपर्स की चॉइसेस हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ पेपर्स जैसे रिस्क मैनेजमेंट, लॉ, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये पेपर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज़ करने का रीज़न ये है कि वो आपको नेक्स्ट पेपर DT में हेल्प करता है, और कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपना करियर बनाने का, तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में तो ज़रूर उसको चूज़ करो। मैंने पर्सनली इलेक्टिव पेपर लॉ का लिया था, इकोनॉमिक लॉ के नाम से, पेपर 6D लिया था, जिसके लिए मैंने अगेन स्टडी मटेरियल रेफ़र किया था और मुनीश भंडारी सर के चैप्टर रेफ़र किए थे जो मुझे ऑलरेडी मैंने पेपर 4 में पढ़े थे। इसके लिए आप इलेक्टिव पेपर के लिए आप रेफ़र अगर ज़्यादा स्टडी मटेरियल करें तो बेटर है, क्योंकि पेपर वहीं से बन रहा है और आपके पास बुक होती है उस पेपर में। ये इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट करें। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी नोट्स हो सकते हैं। पेपर के दौरान आप जाओ, अपनी बुक्स नोट्स जो लेके जाना है लेके जाओ, और पेपर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आपको क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर उस बुक में से देख के लिखना है। प्लीज़ नोट, बुक में से देख के लिखना है। इंस्टीट्यूट आपको इतनी फ्रीडम देता है इस पेपर में, लेकिन पेपर भी उतना डिफ़िकल्ट आता है। तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक लॉ का लिया था, क्योंकि हम लोग मतलब मैं खुद पर्सनली, हम गलती कहाँ कर देते थे लॉ को अच्छे से लिखने में, एज इट इज़ लिखने में, सेक्शन नंबर लिखने में, क्योंकि सेक्शन नंबर कितने होते हैं, थाउजेंड्स में मेरे पास सेक्शन नंबर हैं, सारे सेक्शन याद रखना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब मेरे पास बुक है तो मेरे को वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, ना सेक्शन नंबर लिखने की प्रॉब्लम, ना केस लॉज लिखने की प्रॉब्लम। तो मैंने उस पेपर को रेफ़र किया। उसके कुछ पेपर्स ऑलरेडी मैं पेपर 4 में पढ़ चुका था, पेपर 4 लॉ का पेपर, उसमें से 3 चैप्टर मेरे कॉमन हो गए थे, IBC का, उसके बाद कंपटीशन एक्ट जो पहले कॉमन होता था अब हट गया था, उसके अलावा आपके FCRA वगैरह काफ़ी पेपर आपके, फेमा, आपके पेपर कॉमन हो जाते हैं। तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है, आप ऑलरेडी पेपर 4 में पढ़ चुके हो, उसके लिए आपको दोबारा जस्ट गो थ्रू करना है। और जो बाकी एक्ट्स बचते हैं, कंपटीशन एक्ट बचेगा अगर आप न्यू कोर्स में हो, और आपके लिए फेमा बचेगा, फेरा बचेगा, रेरा बचेगा, ये सब आप इजीली कवर कर सकते हो। रेरा बहुत छोटा सा एक्ट है और
उसके जो समरी पॉइंट्स दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, आप सिर्फ समरी पॉइंट्स पढ़ के जाओ, आंसर्स उसी में हो जाते हैं। और आपके पास स्टडी मटेरियल है तो सिर्फ आपको एक गो थ्रू लेना है पेपर से पहले, और आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एग्जाम में शांति से बैठना है, समझना है। केस स्टडीज़ होती है, थोड़ी लेंथी केस स्टडी होती है। पहले तो 2 क्वेश्चन होते थे, 50 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता था। अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा चेंजेस कर दिए, उसको 25 मार्क्स ईच केस स्टडी, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे। उन 4 में से आपको ऑलमोस्ट ईच क्वेश्चन आपको 2 से 3 पेज का मिलेगा। तो जो उसमें स्टोरी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी और उसको कॉन्टिन्यूसली लिखना पड़ेगा, या फिर माइंड में कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा कि हाँ इसने ये बोला, ये उसका भाई था, ये उसकी बहन थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको इस तरीके से उसको पूरा समझना पड़ेगा, तब आप उसका आंसर परफेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैंने उस पेपर में 60 मार्क्स स्कोर किए हैं, एंड स्टडिंग इवन द लीस्ट फॉर दैट सब्जेक्ट। मैंने उस सब्जेक्ट के लिए लेस देन 48 आवर्स पढ़ा था एग्जाम से पहले, और उससे पहले 2 या 3 दिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुका था। मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता था कि सेकंड ग्रुप में मेरे पास सिर्फ 3 पेपर बचे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पेपर है डीटी, वो बहुत डिफिकल्ट पेपर है, लेंदी, और इतना ज़्यादा सिलेबस है डायरेक्ट टैक्स का कि ख़त्म नहीं होता और वो चलता रहता है। तो उसके लिए आपको समरी नोट्स बनाने चाहिए, और कोशिश करो बुक के अंदर अंदर समरी नोट्स बनाओ, बाहर मत बनाओ। बुक के अंदर अंदर आप समरी नोट्स बनाते हो तो कुछ पॉइंट्स आपके समरी नोट्स में कवर हो जाएंगे, और कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ दी होंगी, लेकिन क्योंकि ICAI का पेपर ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, तो जो चीज़ें आपने छोड़ दी वो चीज़ें भी आपको रिकॉल होती रहेंगी। तो इसलिए मैं प्रेफर करता था कि बुक के अंदर ही थोड़ा थोड़ा लिख लिया, हाईलाइट कर लिया, और अगली बार जब आप पढ़ोगे हाईलाइटेड चीज़ें आपने फटाफट पढ़ ली, और जो नॉन हाईलाइटेड चीज़ें आपको पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका माइंड उसको पढ़ता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है आपने क्या छोड़ा था, कि हाँ आपको याद आएगा इसमें मैंने छोड़ा था सेक्शन नंबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी आपका क्या हो गया, रिकॉल हो गया। तो ये मेरे को एक एडेड एडवांटेज लगता था। इसके लिए डीटी के लिए मैंने विनोद गुप्ता सर से क्लासेस ली थी। आजकल भंवर बुराना सर भी काफ़ी अच्छे हैं, उनकी कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छी आती है। VG सर मुझे ज़्यादा बेटर लगे थे, तो मैंने उनकी क्लासेस ली थी, उन्हीं की बुक्स रेफ़र की है मैंने अब तक भी। बट आजकल स्टूडेंट से सुन के मुझे लगता है, अपने फ्रेंड से सुन के लगता है कि BB सर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उनके शायद कुछ समरी नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। BB सर के मैंने एक यूट्यूब पे 5 लेक्चर्स 7 लेक्चर्स होते हैं समरी टाइप के, फास्ट ट्रैक होते हैं वो, मतलब जस्ट उसमें वो आपको कवर करा देते काफ़ी सिलेबस, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। इसी से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ड्यूरिंग दिस फाइनल जर्नी मैंने एक चीज़ सीखी है, आप यूट्यूब पे बहुत चीज़ें सीख सकते हो, रेदर रेफरिंग द वेस्ट थिंग्स जो आपको शायद कुछ काम नहीं आने वाले सॉन्ग्स और वो सब, उनसे बेटर आप एक यूट्यूब की वीडियो सुन लो। आप किसी भी टीचर की यूट्यूब वीडियो सुनो, उन्होंने समरी नॉर्मली हर टीचर डाल रहा है आजकल। आप क्या करो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा रात को, सुबह, अगले दिन, पिछले दिन, कभी भी, आप उसको नेक्स्ट 1-2 दिन बाद क्या करो, उस वीडियो या ऑडियो को सुन लो, और उसके साथ साथ ट्राई करो कि आप उससे पहले बोल पाओ कि ये अगला सेक्शन बोलने वाला है। टीचर बोलेगा सेक्शन नंबर 24 में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप पहले रिकॉल कर लो, हाँ इस सेक्शन में ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, वो बोलने वाला है मैं स्टैंडर्ड 200 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप उस स्टैंडर्ड को पहले रिकॉल कर लो, मैंने ये चीज़ें उसमें पढ़ी थी, वो जैसे ही बोले आपको सब याद आ जाना चाहिए। फिर जो वो नई चीज़ें बताएगा आपके माइंड में वो क्लिक हो जाएंगी कि अरे यार मैं ये भूल गया, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ें याद रहेंगी हमेशा के लिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैंने ये खुद ट्राई किया है। मैं क्या करता था, रात को सोते टाइम ये ऑडियो सुनता था, पहले कोशिश करता था जितना याद कर सकता हूँ कर लूँ, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना प्लीज़। इसको डोंट मेक अ 2-3 आवर्स चैलेंज फॉर योर सेल्फ, जस्ट टेक 10-15 मिनट्स आउट ऑफ योर टाइम, और उसको सिर्फ फटाफट रिकॉल कर लो कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। उससे आपको नेक्स्ट डे जब रिविजन करोगे बहुत हेल्प मिलती है। अगर कर सकते हो सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल भी बना के सो, सुबह टाइम वेस्ट नहीं होगा कि क्या पढूं क्या पढूं। मैं क्या करता था, अपना टाइम टेबल अपने डेस्क पे लिख लेता था कि कल मेरे को ये पढ़ना है। बहुत कम बार मैंने उसको पूरा किया है, लेकिन मुझे बहुत मदद मिलती थी कि हाँ मुझे आज ये शुरू करना है। शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, शुरू करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि आज मेरे को एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है या डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। मेरे को पता होता था कि डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, चैप्टर 5 पढ़ना है, लेकिन मुझे अब उसमें क्या होता था, टाइम ज़्यादा लग जाता था कंपैरेटिवली, तो मैं थोड़ा स्लोली पढ़ता हूँ, मेरी थोड़ी आदत है। मैं कई बार बोलता हूँ कि जीतता तो कछुआ ही है रेस में, तो आराम से पढ़ो। अगर कई बार होता है कुछ लोगों को, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जल्दी रिटेन कर पाऊँ। मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स दिन में 100 पेजेस पढ़ते थे, मैं 10 पेजेस पढ़ता था, बट मैं ये इंश्योर करता था कि अगर वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 12 घंटे ज़रूर पढूं कि उनके पेस के साथ मैं मैच कर सकूं।
तो आपको भी यही करना है। अगर आप किसी से स्लो, आपको लगता है कि आप सिलेबस धीरे पढ़ पा रहे हो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो। मेहनत करनी पड़ेगी तभी पास हो पाओगे, मेहनत के बिना नहीं हो पाओगे, ये बात श्योर है। एक बार तुक्का लग सकता है, दूसरी बार नहीं लगेगा, एक पेपर में लग सकता है, हर पेपर में नहीं लगेगा। चलिए, डीटी जैसे लेंदी था उतनी लेंदी मैंने आपकी वीडियो में टाइम ले लिया है। आईडीटी की बात करते हैं। आईडीटी मैंने सेल्फ किया था, मेरा थोड़ा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग में भी एक्सपोजर अच्छा मिल गया था मेरे को आईडीटी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इम्प्लीमेंट हो रही थी चीज़ें, तो हम लोग काफ़ी पढ़ते रहते थे, क्योंकि सब लोगों के डाउट्स आते थे हर रोज़, हर कंपनी का डाउट आता था कि इसमें हम अब कैसे करें, तो हमें वो पढ़नी पड़ती थी काफ़ी चीज़ें। तो जो मेरे साथ में कलीग्स थे, जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, या फिर जो मेरे सीनियर्स थे, वो लोग भी साथ साथ मुझे गाइड कर देते थे कि आशीष ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ वैसे हो गई। तो जो मेरे स्टार्टेड साथ में काम कर रहे थे उन लोगों ने मेरी आईडीटी में हेल्प कर दी थी, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी कोचिंग की। और मैंने इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र किया था फॉर जीएसटी पार्ट। कस्टम पार्ट्स के लिए मैंने एक बुक रेफ़र की थी जो समरी बुक थी, उसके अंदर मैंने कस्टम्स के समरी फटाफट कर ली थी। भांगर के नाम से आती है वो बुक, आई डोंट थिंक वो हर जगह मिलती है या नहीं मिलती, भांगर के नाम से उसका नाम है। अगर आपको मिल सकती है तो प्लीज़ उसे रेफ़र कर लीजिए। आजकल आई थिंक काफ़ी लेकिन टीचर्स आईडीटी के तो मिल रहे हैं, उनके समरी नोट्स भी मिल जाते हैं। बट आईसीएआई ने आईडीटी में एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई है, लेट अस रिकैप्चुलेट करके एक एंड में आपको समरी दी हुई है। मेरी बुक में आपको दिखा सकता हूँ, मैंने बुक के पेजेस फाड़ दिए थे कि ये बुक के चैप्टर मेरे को पढ़ने ही नहीं है, पेजेस पढ़ने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समरी इतनी सफिशिएंट होती थी, एक बार आपने उसको पढ़ लिया। बुक कैसे काम करती है मैं आपको बुक का बता देता हूँ पैटर्न थोड़ा सा, आईडीटी के लिए स्पेसिफिकली। आपको पहले सेक्शन नंबर मिलता है, सेक्शन नंबर 24, 25, 26। उसकी फिर क्या होती है, थोड़ा मीनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सेक्शन क्यों आया, इसका क्या मतलब है, क्योंकि सेक्शन को रेफ़र करके आप नहीं समझ पाते कई बार। तो मैं क्या करता था, पहले सेक्शन पढ़ता था, जितना समझ आया उसके बाद उसकी ये जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसको पढ़ता था, और उसके बाद उस सेक्शन को पूरा काट देता था। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर की पॉइंट्स नोट कर लेता था, और फिर फाइनली नेक्स्ट डे समरी से पढ़ता था और देखता था उसके अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मिस हो गया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, और उस पॉइंट को ले जाके समरी में नोट कर लेता था। अब मेरी जो समरी थी वो इतनी सफिशिएंट थी कि अगर मैं लास्ट डे पढ़ता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और मैंने आईडीटी में, मैं आपको बता दूँ, एग्जामिशन स्कोर किया था, यानी 60 मार्क्स स्कोर किए थे। और दिस वॉज जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इससे इतनी ज़्यादा समरी बना दी थी कि मेरे को खुद लगता था कि यार सबसे छोटा पेपर है ये तो। और इसके लिए आप, इसीलिए मैं आप सबको भी यही बोलूँगा कि आईडीटी के लिए स्टडी मटेरियल रेफ़र करो और उसके इस बेनिफिट लो। उसके अलावा आप भांगर की समरी बुक रेफ़र कर सकते हो कस्टम्स के लिए, क्योंकि कस्टम्स का काफ़ी बुक जो है हैवी है, और 30 मार्क्स के लिए आप इतनी मेहनत शायद 30-35 मार्क्स के लिए ना कर पाओ, तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए भांगर या किसी भी ऑथर की समरी बुक ले लो और उससे रेफ़र कर लो। उसके अंदर वेयर हाउस वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 to 7 मार्क्स उसी से आ जाता था आपका। तो उस तरीके के चैप्टर्स आप जो वेयर हाउसिंग वगैरह वाले हैं उन सबको रेफ़र कर लो, उनको ज़रूर पढ़ के जाओ। कस्टम्स में वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है आपका, आप उनको ज़रूर प्रैक्टिकली सॉल्व करके जाओ, ताकि आपको पेपर में ईजिली 10-15 नंबर तो ईजिली आ सकते कस्टम में, अगर आपने 2-3 दिन पढ़ा है तो। और बाकी आप जीएसटी में कवर कर लो। अगर आप अभी ड्यू टू टाइम लैग या कैसे भी आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कस्टम्स में टाइम अगर आप पूरा दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो इतना मार्क्स इतने पूरे नहीं आते, और तो आप ऐसा थोड़ा बहुत मतलब कर सकते हो अपने हिसाब से। मार्क्स के लिए मैं आपको एक बड़ी सही चीज़ है, इंस्टीट्यूट ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, अब उन्होंने न्यू कोर्स में अपना मार्क्स का वेटेज दे दिया है चैप्टर वाइज। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, मैं आपको लिंक शेयर करवा देता हूँ वीडियो के अंदर डीकेटी की टीम से। आप उसके अंदर जाओगे, आपको पूरा चैप्टर वाइज तो नहीं है, यूनिट वाइज है, आपको मिल जाता है कि इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का मिलेगा, इस चैप्टर से आपको 20 नंबर का मिलेगा। तो ट्राई करो जो इसमें से 20 नंबर का है आप उसको पहले कर लो। उससे क्या है, आपका 60 मार्क्स का पेपर, 40 मार्क्स का पेपर जल्दी हो गया, और आप उसको 2-3 बार कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। तो टाइम मतलब मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से मैनेज करो जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है वो पहले करो, और जो कम मार्क्स का है उसको उस तरीके से फिर अपना समरी भी ज़्यादा बना लो, उसको कम पढ़ो थोड़ा सा, मतलब कम इन द सेंस नॉट कम, बट उसको अपने लिए समरी बना लो कि 4 पेज का चैप्टर है तो एट द एंड आपको उसको 1 पेज को पढ़ के जल्दी हो जाए। और जो 20 नंबर का चैप्टर है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको थोड़ा लेंदी और उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो। लास्ट डे भी उसके क्वेश्चन ज़्यादा कर लो, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 वाले में से 1 आने वाला है, 1 आप छोड़ भी सकते हो, तो मतलब वो वाली चीज़ें आप देख सकते हो।
एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कौन कर सकता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप, एक अच्छी चीज़ है अगर आप बीकॉम करने लग जाते हो। मैंने क्या किया था, मेरे को 12th तक नहीं पता था कि सीए क्या है। मैंने 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अभी शायद कुछ और करना चाहिए, कॉलेज से सिर्फ नहीं हो पाएगा करियर में। तो मैंने अपना सीए कोर्स ज्वाइन किया था, दिसंबर अटेम्प्ट दिया फिर मैंने। अगर आप कॉलेज ख़त्म करके करना चाहते हो तो आपको सीपीटी का पेपर नहीं देना पड़ता। अगर आप आज की डेट में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो और आपको लगता है कि मैं कॉलेज के साथ नहीं कर सकता, तो आप उसको क्या करो, कॉलेज ख़त्म कर लो, आपका जो फाउंडेशन का पेपर है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, आप सीधा आईपीसीसी के लिए एलिजिबल हो। आप सीधा आईपीसीसी या इंटरमीडिएट जिसको आप बोलते हैं उसके लिए अटैम्प्ट दो, और उसका 1 या 2 ग्रुप निकल जाते हैं तो आप अपनी आर्टिकलशिप भी शुरू कर सकते हो। इस तरीके से अब आप सीए बनने के लिए रेडी हो। सीए की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ एट द एंड, क्योंकि उसके ऊपर आपका फ्यूचर भी टिका है। आप जब अपनी करियर के लिए आप अपने अपॉर्चुनिटीज़, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ यानी एज अ जॉब, एज अ सीए जाओगे तो वो उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहेगी। आपने क्या सीखा अपनी ट्रेनिंग में, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपना नया करियर चूज़ कर सकते हो, करियर्स की बहुत अपॉर्चुनिटी है, कोई कमी नहीं है। एज अ सीए आप बन के मार्केट में आप टीचर बन सकते हो, आप एडवोकेट बन सकते हो, आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। फाइनेंशियल मॉडलिंग, आप फर्म में ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी बड़ी फर्म में जाके ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी, मतलब लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। बेस्ट ऑफ लक, और मैं आशा करता हूँ आप सबको एज अ सीए जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।